क्लास 10th में और हिंदी मीडियम से क्लास 10th की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका 10th में बढ़िया नंबर आए अगले साल, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। और देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बायोलॉजी समझ ही नहीं आता, बायोलॉजी बहुत ही खराब लगता, बायोलॉजी से भागता रहता। तो उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप मेरे अगर सब्सक्राइबर होंगे तो पिछले वीडियो में मैंने जैव प्रक्रम यानी पोषण के नोट्स बना करके बहुत ईजी तरीके से फोटो के साथ डिफाइन किया हूँ, उसको व्याख्या किया हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताया था। उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो 2023 में, 2024 में, 2025 में जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे उन सभी के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं और यहाँ से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी पोषण। बायोलॉजी के अनुसार से चैप्टर पहला है, लेकिन साइंस के अनुसार से चैप्टर क्या है, ये है चैप्टर छठा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। मनुष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से, यकृत से। चार ऑप्शन आपके सामने। यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद ही होगा, नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर रखे हुए। आप लोग को क्या है कि प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन करके रखे रहते हैं, घबराइए नहीं। उसका हम आंसर यहाँ पर रखे, इसका आंसर होगा फेफड़ा, यानी सी नंबर इसका आंसर सही है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। इसमें से देखिए कह रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिलता है और अमोनिया के साथ मिल करके यूरिया बनाता है। ऑप्शन है यूरिक अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो मिल करके बनाता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो अमोनिया के साथ मिल करके यूरिया बनाता है। यूरिया आप जानते हैं कि किसान होंगे तो खेतों में छिटने के लिए यूज किया जाता है। आजकल शायद 269 या अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास में ये बिकता है सरकारी रेट पर पैक्स में। और आजकल यूरिया की इतनी तस्करी हो रही कि नेपाल चला जा रहा है और हम अपने खेत पर छिटने के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है। इतना कालाबाजारी यूरिया की हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। पराग नलिका जानते हैं, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर यानी बीजों की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। चार ऑप्शन है। एंजाइम, बी नंबर रसायन, सी नंबर प्लाज्मा और डी नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा डी होना चाहिए। चलिए रसायन अनुवर्तन, चार ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा रसायन अनुवर्तन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, रसायन अनुवर्तन। चलिए अगला देखते हैं कि सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। चार ऑप्शन है कि सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। श्वसन, पोषण, जनन या इनमें से सभी। चार ऑप्शन है। चलिए इनमें से सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से सभी यानी कि श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, जनन भी पाया जाता है। यानी इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप जा करके जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी का, उसमें से कभी भी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया हूँ। देखिए अमीबा अपना भोजन जो होता है दांत द्वारा, भोजन रस नहीं द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुटपाथ द्वारा। इसका आंसर हम आपको उसी में बताए थे, कुटपाथ द्वारा। कुटपाथ द्वारा इसका आंसर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, कुटपाथ द्वारा। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होता है। मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, तो मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की जो लंबाई होती है शाकाहारी जंतु की तुलना में कैसा होता है। शाकाहारी जानते हैं हाथी हो गया, उसकी तुलना में कैसा होता है, कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हम आपको बता दें, दरअसल इसका आंसर जो होने वाला वो होता है कि कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। इसका आंसर होगा ए नंबर। मांसाहार जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहार जंतुओं की तुलना में कम होता है, छोटा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। चार ऑप्शन है। शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरवेल। ठीक है, चार ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक अपघटक है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक अपघटक है। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इकाई, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अंगक, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण इकाई। प्रकाश संश्लेषण इकाई यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्लोरोफिल अणुओं को हम प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ट्रिपिसन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिपिसन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंत रस में या जठर रस में। चलिए चार ऑप्शन है यहाँ पर होगा
अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ट्रिप्सन नामक एंजाइम, ट्रिप्सन नामक एंजाइम, ट्रिप्सन नामक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। किस रस में? अग्नाशय रस में ये पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी जो पोषण होता है उसके लिए कौन सा आवश्यक होता है? हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल, या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है वह इनमें से सभी, क्योंकि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। वो होता है पौधा, उसको हरित लवक भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए और जल भी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे ना पिछला, तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 50 लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कम से कम 10 कमेंट या 15 कमेंट होना चाहिए। इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप में दोस्त हैं उन सभी को शेयर करते चलिए। देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। 4 ऑप्शन में से जल्दी जल्दी आप टिक करिए। चलिए, इसका आंसर हम आपको बता दें, ये होगा पेप्टोन। पेप्टोन में, यानी कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन नामक एंजाइम में बदल देता है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन है कि कौन जो है मनुष्य के मुख गुहा, यानी मुख गुहा जो होता है वहां में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। चलिए, इसमें ऑप्शन है पैरोटीन, सबम मैडिबुलर, वोनस, सबलिंगुअल। 4 ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा वोनस। वोनस जो है मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन, विघटन, परिवर्तन, संश्लेषण। 4 ऑप्शन है, इसमें होगा आंसर विघटन। क्या आंसर होगा? विघटन। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कैसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें से सभी में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जो होता है मनुष्य में श्वसक जो होता है, श्वसन, मनुष्य में श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इससे 2-3 बार ध्यान करेंगे ना तो अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। चलिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? दही जब जमती है तो उसके लिए कौन सी क्रिया सहायक होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। देखिए, दही जो जमता है उसके लिए कौन सी क्रिया सहायक होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर होगा किण्वन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। दही के जमने में किण्वन क्रिया सहायक होती है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में जो प्रमुख श्वसन अंग है वो कौन सा होगा? गिल्स, फेफड़ा, टैकिया, गिलकोस्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग जो है इसका आंसर होगा टैकिया। टैकिया यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग जो है टैकिया होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? यानी कि कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ADP, ATP, NAD, FAD। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। ATP यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जो यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहन है उसका नाम है ATP। ATM के खाली एम हटा देना, ATP। मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है। रुधिर क्षमता बनता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता होना चाहिए तो क्षमता लिखा गया। मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है किसमें? फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडली नालिका में या मूत्रवाहिनी में। 4 ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर होगा संपुट में, यानी बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, बोमेन संपुट में। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कितने फ्रेंड होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने अपने फ्रेंड होते हैं? लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 9 लाख, लगभग 8 लाख। इसका आंसर होगा लगभग 12 लाख। लगभग 12 लाख। प्रत्येक गुर्दे में लगभग अपने 12 लाख फ्रेंड होते हैं। 12 लाख फ्रेंड। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तांगों में, इन सभी में। 4 ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इन सभी में। पादप अपशिष्ट जो होता है पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, ठीक है, और कोशिकीय रिक्ताओं में भी होता है, इस तीनों में भी होता है। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। 4 ऑप्शन है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा अंग जो है उत्सर्जी अंग नहीं है? तो देखिए, इसमें उत्सर्जी अंग के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब होगा अग्नाशय, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका एक्यूरेट सही है।
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो हीमोडायलिसिस होता है, डायलाइसेट होता है, सेलोफोन होता है, डायलाइजर। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा हीमोडायलिसिफाइड। हीमोडायलिसिस यानी कि हीमोडायलिसिस होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होता है वो होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? कह रहा है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल और एल व्यूमिनन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो आपका सही होगा, एल व्यूमिनन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका 1 मिनट सही है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एल्ब्यूमिन उपस्थित होता है। ठीक है। जीवों के शरीर से उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहलाता है? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। इसका ऑप्शन है, इसका हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि वी नंबर ऑप्शन इसका 1 मिनट सही, उत्सर्जन। जीवों में शरीर से उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन जो होता है वो उत्सर्जन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, यानी कि सभी होगा। सभी जो होता है यूरिक अम्ल भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, सब जो होता है प्रोटीन अम्ल के विखंडन से बनता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या होता है। एटीपी हमको बताए थे, इसमें फास्फेट की संख्या 1, 2, 3, 4 होता है। चलिए इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन होगा। ठीक, 3। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क जो होता है उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलम, बोवेन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, नेफ्रॉन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। बोवेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बोवेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वृक्क, होनले का चाप, नेफ्रॉन या मैगपिलियन कोष। इसका आंसर होगा मैगपिलियन कोष। इसका डी नंबर ऑप्शन 1 मिनट सही है, मैगपिलियन कोष। मानव के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव के 100 ml जो रक्त होता है उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 30 mg। क्या होगा? 30 mg, यानी अगर मानव के 100 ml रक्त है तो उसमें 30 मिलीग्राम यूरिया होगा। जानते हैं कि पाकिस्तान वाला, चाइना वाला क्या करता था कि टॉयलेट करो, मतलब पेशाब करो, उसी पेशाब से हम क्या करेंगे? यूरिया बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर यूरिया की कमी हो गया था। तो पेशाब जब हम करते हैं तो उसमें भी यूरिया की मात्रा होता है। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं मानव के 100 ml रक्त में यूरिया जो होता है वो 30 मिलीग्राम होता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वह वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वह वृक्क नलिकाओं की लगभग जो संख्या होती है वो 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन या 8 मिलियन। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका मतलब होगा कि 1 मिलियन, यानी कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वह वृक्क नलिकाओं की लगभग जो संख्या होती है वो 1 मिलियन। 1 मिलियन जो होता है वह 10 लाख को बोलते हैं। आप यूट्यूब में देखते होंगे जो वीडियो का व्यूज 1 मिलियन चल जाता है, 10 लाख वो 1 मिलियन हो जाता है। जिसके सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो जाता है वो 1 मिलियन हो जाता है। पता ना हमारा 1 लाख होगा कि नहीं होगा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, पता नहीं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? पौधे के उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टेनिन, रेजिन या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है, टैनिन और रेजिन भी होगा, इनमें से सभी, यानी कि चारों ऑप्शन, यानी कि 3 ऑप्शन जो रहेगा वो 3 ऑप्शन में से अगर इनमें से सभी रहेगा तो किसी एक में गोला मत कीजिएगा, ना गलती हो जाएगा। अगर आप गोंद में कर देंगे गलती हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी अगर रहेगा तो उसमें कीजिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में जेटर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? भारतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, जाइमोजिन कोशिका। इसका आंसर होगा कि
जेठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो जेठर ग्रंथि की जाइमोजिन कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत आपको हम बताएंगे, बताए हुए थे पिछले वीडियो में। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित जो होता है वो रस की जो भूमिका होती है, पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस, इनमें से सभी। इसका मतलब होगा कि पित्त रस, छोटी आंत में पित्त रस की, ठीक है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्त रस की भूमिका होती है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि योजना के लिए करते हैं क्या कहलाती है? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण या स्वपोषण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पोषण, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह के फलस्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह के स्वरूप को हम कायम कहते हैं, चाइल्ड्स पीत या सक्स एंटेरिक्स। इसका आंसर होगा कायम, या कायम होगा ए नंबर ऑप्शन। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह के स्वरूप को हम कायम कहते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतःग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतःग्रहण होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन रसदानी या केंद्रक। चलिए इसका आंसर होगा कुटपाद, यानी कि आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इसका कुटपाद। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कैसे संपन्न होती है? देखिए केंद्रक में, अस्टोमटा में, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए इसका आंसर है कोशिका द्रव में। क्या होगा? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होता है वो कोशिका द्रव में संपन्न हो जाता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम आपको बताए थे मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग, हम आपको बताए थे स्वच्छवास कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, स्वच्छवास कहते हैं। अगर आप हमारा नोट्स वाला वीडियो बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको फिलहाल बढ़िया से याद होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका मतलब होगा 4। मानव के हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो 4 कोष्ठक होते हैं, टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विसरण, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया उत्तरदायी जो होता है वो विसरण प्रक्रिया उत्तरदायी होता है। तो मैंने आपको बायोलॉजी की चैप्टर पहला था यानी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया हूँ और इसका सब्जेक्टिव नोट्स भी बता दिया हूँ। आई बटन में दोनों का लिंक दे दूंगा और इन स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। फिलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि 10th में आपको बढ़िया नंबर आए ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और आपका हम गाइड करते रहेंगे। और मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब में, उसका नाम है डियर दोस्त। वहाँ पर मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरी वगैरह मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। वीडियो को वॉच कीजिए, पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।